हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है ओम प्रकाश लखेड़ा। मेरे इस यूट्यूब चैनल लखेड़ा सर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहेगा वांट ऑफ फैक्टर। सॉल्यूशन के अंदर वांट ऑफ फैक्टर आज हम पढ़ने जा रहे हैं। वांट ऑफ फैक्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम एक बार जरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वे होती हैं जो किस पर डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती हैं, पर उनके नेचर पर डिपेंड नहीं करती हैं। और हमने बोला था 4 प्रकार की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं। पहला क्या था? द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए हमने फॉर्मूला लिखा था डेल्टा पी नॉट माइनस पी ए या पी ए नॉट अपॉन माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट, ऐसे लिख लेते हैं, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। उसके बाद लिखा था हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ से हमने इसको डेल्टा टी बी से इसको रिप्रेजेंट किया था। और इसके लिए क्या फॉर्मूला आया था हमारे पास? के एफ इंटू एम आया था। ये एम क्या था? एम थी मोलैलिटी। ये पहले हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और इसके लिए क्या फॉर्मूला आया था? इसके लिए भी यही फॉर्मूला आया था। सॉरी, यहाँ पर के एफ नहीं है, के बी है। अब यहाँ पर आएगा के एफ इंटू एम, सेम वही फॉर्मूला है, मोलैलिटी पर डिपेंड करता है। और चौथा हमने पढ़ा था इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। पाई इज इक्वल टू क्या होता था हमारे पास? एस एम टी करके हम इसको पढ़ते थे। ये सारे के सारे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर या मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये नंबर ऑफ मोल्स पर सॉल्यूट पर डिपेंड करते हैं, इसलिए सारी की सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टियाँ थी। लेकिन अभी तक हमने जब इन प्रॉपर्टी को पढ़ा था और इनके एग्जांपल्स को किया था तो हमने नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही केवल इनको पढ़ा था। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जैसे कि सुक्रोज के लिए आपने इसको पढ़ा था। हमने आगे पढ़ा था किसके लिए? यूरिया के लिए पढ़ा था, तो यूरिया भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। हमने इसको पढ़ा था ग्लूकोज के लिए। और ज़्यादातर हमने देखा था कि ये 3 हमारे पास एग्जाम्पल में यूज हो रहे थे, सुक्रोज, यूरिया और ग्लूकोज, क्योंकि तीनों के तीनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ये टूटते नहीं हैं, किसी भी सॉल्यूशन में डालने पर एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं होते हैं। लेकिन अब जैसे ही हम इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ करने लग जाएंगे, यानी कि NaCl की बात करने लग जाएंगे, तो भाई इसका भी तो सॉल्यूशन बनना है, तो इसके बारे में क्यों ना पढ़ा जाए? तो इसके बारे में पढ़ने के लिए वांट ऑफ फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये NaCl हमारे पास एसोसिएट या डिसोसिएट हो जाता है। अगर मैं इसको NaCl को सॉल्यूशन में डालूंगा तो ये पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है। तो इसलिए हमको इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, और इनके बारे में पढ़ने के लिए वांट ऑफ फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। तब इन्हीं फॉर्मूलों को हम यूज़ करेंगे, लेकिन इसके सहायता से यूज़ करेंगे, वांट ऑफ फैक्टर की सहायता से। तो वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है? जैसे कि मैंने लिख रखा है I इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और के कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज नोन एज द वांट ऑफ फैक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई I। डेफिनेशन को अपने आप नोट करिए, याद करिए। डेफिनेशन की बात उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी ज़्यादा आप बात इसके बाद एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे। दोबारा से आई को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ये भी इसके लिए फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले से हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के रेशियो को वांट ऑफ फैक्टर कहते हैं। ऑब्जर्व्ड का मतलब होता है प्रैक्टिकल, एक्सपेरिमेंटल, मतलब एक्सपेरिमेंट से जो हमने प्रॉपर्टी निकाली और कैलकुलेट करके जो प्रॉपर्टी निकाली उसका जो रेशियो आया, कुछ आगे पीछे हो सकता होगा, रेशियो हो सकता है कभी ना हो। जब नहीं होगा तो आई की वैल्यू अपने आप 1 आ जाएगी। ये जितने भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट थे, ये इसके लिए दोनों की वैल्यू बराबर आ जाती है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू। इसलिए ये भी इतनी होती है और ये भी इतनी होती है, तो इनके लिए आई की वैल्यू जो आती है इन सब के लिए 1 आती है। आई की वैल्यू 1 आती है, आई की वैल्यू 1 आती है। जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके लिए आई की वैल्यू हमारे पास 1 आती है, क्योंकि इनके लिए ऑब्जर्व्ड वैल्यू भी उतनी पाई गई और कैलकुलेटेड वैल्यू भी इतनी पाई गई, तो आई की वैल्यू इनके लिए 1 आती है। लेकिन अब जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं हमारे पास जो टूट जाते हैं, उनके केस हम पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। एग्जाम्पल लिया मैंने NaCl का, ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं सबसे पहले, सभी यही इजी एग्जाम्पल रहेगा इसका, NaCl। और मान लिया कि ये 100% हमारे पास डिसोसिएट हो गया, टूट गया। टूट गया तो क्या बना? ये Na आयन बना, और टूट गया तो क्या बना? ये Cl आयन बना।
इसके नंबर ऑफ मोल कितने थे, 1 थे, यहाँ देखिए, और इसके नंबर ऑफ मोल 0 और 0 थे जब तक कि रिएक्शन नहीं होती या जब तक कि ये डिसोसिएट नहीं हुआ था हमारे पास। जब तक ये डिसोसिएट नहीं हुआ था तब तक इसके नंबर ऑफ मोल्स कहाँ से आएंगे, NaCl पड़ा हुआ घुला ही नहीं, अभी घोलना स्टार्ट, अब घोलना स्टार्ट किया और ये पूरी तरह से घुल गया तो पूरा घुल गया, 100% घुल गया, यानी 1 मोल ही घुल गया इसका पूरा का पूरा। तो 1 मोल इसका बना, 1 मोल इसका बना, जब ये पूरा का पूरा घुल गया। अगर ये पूरा ना घुला होता NaCl तो केस दूसरा होता, और उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि अगर 100%, यहाँ मैं 100% की बात लेकर के चल रहा हूँ कि पूरी तरह से टूट रहा है। अगर 100% एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं होगा तो तब उसके लिए हमें दूसरा पॉइंट, हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो फिलहाल हम मान करके चल रहे हैं 100% ये डिसोसिएट हो गया तो ये बन गया हमारे पास। अब ये कितना बचा, 0, क्योंकि 100% टूट गया तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा। तो आई के लिए हमने क्या बोला था, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो आफ्टर वाली लाइन ये है, बाद में एसोसिएशन। इसके टोटल नंबर ऑफ मोल क्या है, 1, 2 और 0, तो इनको जोड़ा तो 1, 2 आ गया, और बिफोर ये 1 आ गया तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसके वन ऑफ फैक्टर की वैल्यू हो गई हमारे पास अब 2। अब अगर जो इसका ऑस्मोटिक प्रोसेस निकालने लग जाएंगे हम किसी सॉल्यूशन के अंदर, तो ये यहाँ पर आई भी यूज करना पड़ेगा। तो पाई इज इक्वल टू, अब इसके लिए फॉर्मूला SMT यूज नहीं करेंगे, आई भी लगाएंगे, आई यानी कि डबल हो जाएगा, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा हमारे पास, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास बढ़ जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी ज़्यादा आएगी, क्योंकि जो कोलिगेटिव वैल्यू थी, ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी, ये तो थी हमारे पास इसमें SMT, ये पाई की जो यहाँ पर वैल्यू आ रही थी वो तो आ रही थी SMT। तो हमारे पास हमने तो हमने तो प्रैक्टिकली देखा कि ज़्यादा आई। ज़्यादा क्यों आई, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई की होगी इससे, आई से। तो क्या हो गया होगा फॉर्मूला, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी आएगी, आई इंटू SMT। आई की वैल्यू भी इस पर, आई की वैल्यू पर भी डिपेंड करेगा, ये आई की वैल्यू पर भी डिपेंड करेगा, इसलिए इनके आगे आई आ जाएंगे, यहाँ आई आ जाएगा, यहाँ आई आ जाएगा, आई आ जाएगा, इनके आगे आई आ जाएंगे हमारे पास, या इधर लगा लो आई आप इसमें, यानी कि इनके आगे आई आ जाएंगे हमारे पास, आई यूज करेंगे हम इनको। ठीक है, क्लियर हो रहा क्वेश्चन। चलिए अब एक और एग्जांपल इसमें मैं लेता हूँ, दूसरा एग्जांपल। जैसे मैंने ले लिया, मान लिया BaCl2, BaCl2 में क्या होगा, ये टूट जाएगा, किस में टूटेगा, Ba में टूटेगा, किस में टूटेगा, 2Cl में टूटेगा, Ba और 2Cl में टूटेगा। Cl के ऊपर एक माइनस आता है, आप जानते हैं हमेशा, तो 2 माइनस हो गए, 2 माइनस हो गए तो 2 प्लस हो गए। यहाँ पर इसके नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 1 है, इसके नंबर ऑफ मोल 0, 0 बिफोर, अभी तक की एसोसिएशन और डिसोसिएशन कुछ नहीं हुआ। अब जब इसका पूरा मान लिया हमने 100% इसका डिसोसिएशन हो गया, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने बने, 1, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने बने, 2, और इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने बचे, 0। तो आई कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन 2, 3, तो 3 अपॉन 1, तो 3/1 आई की वैल्यू आ जाएगी इसके लिए 3। ऐसे ही वैल्यू एक और ले लेता हूँ मैं इसमें, मान लिया मैंने ले लिया, चलो Al2SO4 को रब करके ले लेता हूँ मैं, आई की वैल्यू में एक और ले लेता हूँ इसके लिए। तो आई है हमारे पास, आई इज इक्वल टू, किसके लिए बना रहे हैं, आई इज इक्वल टू Al2SO4 का होल थ्राइस। इसको ही मान लिया कि 100% ये हमारे पास डिसोसिएट हो जाता है, तो क्या आएगा 2Al + 3SO4। SO4 के ऊपर क्या आएगा, 2 माइनस चार्ज, हमेशा होता है, सल्फेट के ऊपर 2 माइनस चार्ज होता है, तो कुल मिला के 6 माइनस हो गए, तो इसके ऊपर 3 प्लस आएगा, क्योंकि ये भी 6 प्लस हो जाएंगे हमारे पास। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स देखिए कितने हैं, 1, यहाँ पर बिफोर 0, 0, आफ्टर ये 2 मोल बने, ये कितने मोल, 3 मोल बने, और ये 0 बचा। तो आई कितना आ गया, 3, 2, 5, और यहाँ पर 1, तो 5/1, तो 5 आई की वैल्यू आ गई हमारे पास इसके लिए। अब आप समझ गए कैसे इसके लिए निकालना हमने। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास वो एग्जाम्पल थे जो हमारे पास 100% डिसोसिएट हो रहे थे। अगर कोई 100% एसोसिएट हो रहा हो तो उसका एग्जाम्पल हम कैसे करेंगे, उसको भी देख लेते हैं। जो 100% एसोसिएट हो रहा हो उसको देखते हैं जरा एग्जाम्पल में। जैसे कि कोई हमने एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड कुछ भी ले लिया, जो एसिड्स होते हैं, ध्यान रखेंगे। चलो मैं पहले एग्जाम्पल देखता हूँ। CH3COOH, CH3COOH जो होते हैं, इसके जो 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में कंडेंस हो जाते हैं, और कंडेंस होकर के या 2 मॉलिक्यूल हो गए या एसोसिएट हो जाते हैं। कितना, मान लीजिए चलो 100% एसोसिएट हो गए, और ये बनाएगा CH3COOH, और इसका होल ट्वाइस ये बना देगा। इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस होकर के ये बनाएंगे। देखिए यहाँ पर CH3 है, CH3COH ऐसे लिखा, और डबल बॉन्ड O ऐसे लिखा। देखो CH3COOH 2 मॉलिक्यूल है। दूसरा भी लिखता हूँ यहाँ में, CH3
C डबल बॉन्ड O और H। अब देखिए इसकी ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, नेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो इधर उधर इलेक्ट्रॉनों को ढूंढेगा, उसे यहाँ लोन पेयर दिखाई देंगे तो उसके साथ ये बॉन्ड बना देगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे ही यहाँ देखिए इसके इलेक्ट्रॉनों को ये ऑक्सीजन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण खींचेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो उसे फिर यहाँ लोन पेयर दिखाई देगा तो यहाँ बॉन्ड बना देगा। इसका मतलब क्या हो गया, CH3COOH का एक मॉलिक्यूल CH3COOH के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ गया, कंडेंस हो गया। तो देखो ये हो गया, इसमें ऐसे बन गया हमारे पास, इसके दो मॉलिक्यूल जुड़ करके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो इसके दो मॉलिक्यूल जुड़ करके पूरा एक मॉलिक्यूल बना देते हैं। ठीक है, तो चलें फिर आगे को इसमें। चलिए अब इसके लिए हम उसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, वॉन ऑफ फैक्टर की वैल्यू। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स 2 थे यहाँ पर देखो, और यहाँ 0 था, कब, बिफोर। और आफ्टर कितना हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, इसके नंबर ऑफ मोल्स तो 0 हो जाएंगे क्योंकि पूरा 100% टूट गया, खत्म। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने बचेंगे, एक ही मोल तो बन रहा है इसका, एक ही मॉलिक्यूल तो बन रहा। तो अब आई कितना आएगा इसके लिए, आई आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन नंबर ऑफ मोल्स आ गया 1, और बिफोर नंबर ऑफ मोल्स आ गए 2, तो आई की वैल्यू आ गई 1/2 इसके लिए वैल्यू आएगी। तो याद रखेंगे CH3 ये एसिटिक एसिड हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, ये सब एसोसिएट ही होते हैं और इनके लिए आई की वैल्यू 1/2 आती है। इनके लिए याद रखेंगे आप, बेंजोइक एसिड का मतलब C6H5COOH, इनके लिए इतनी वैल्यू होती है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल हम इसके लिए एक आध न्यूमेरिकल ले लेते हैं। ज़्यादा एग्जाम्पल आप अपने आप करेंगे जितने ज़्यादा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। बुक्स उठाइए, इधर उधर से कहीं से भी पेपर्स वगैरह देखिए, वहाँ से इनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल आप स्वयं जितने ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं एक दो एग्जाम्पल ले रहा हूँ और बड़े ही जल्दी हम इसको सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। वो कह रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर में इनको अरेंज करना है। ऑस्मोटिक प्रेशर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है, किसको, इन्होंने दे रखा 0.01 m सुक्रोज, 0.01 m KCl, 0.01 m Na2SO4। इन तीनों को हमने अरेंज करना है किसके क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई = SMT, यही होता है SMT। इस पर डिपेंड करता है। R कहीं पर लिखा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को R भी लिखा हो सकता है, वैल्यू दोनों की एक ही है यहाँ पर। तो SMT करके हमने इसको लिखा, पाई = SMT। अब देखिए पाई यहाँ पर ये जो KCl ये आ रहा है सब, ये वो सब वांट ऑफ फैक्टर। इसके लिए वांट ऑफ फैक्टर बताइए कितना होगा। ये सुक्रोज कौन है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैंने बताया था आई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये इलेक्ट्रोलाइट है, कितने आयन बनेंगे, 2 आयन बनेंगे, तो आई की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। इसमें 3 आयन बनेंगे, 2 सल्फेट के और एक इसके, तो आई की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। 1 2 3। अब क्या हो गया हमारे पास, पाई = SMT, इस पर डिपेंड करता है और आई और लगा देते हैं। देखिए S तो कांस्टेंट है, M भी कांस्टेंट, T भी कांस्टेंट है और M भी कांस्टेंट है जो गिवन है, ये गिवन है। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें कांस्टेंट है। किस पर डिपेंड करेगा, पाई की वैल्यू, आई पर। जिसका आई ज़्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा, तो इसका आई ज़्यादा इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का ये इस तरह से इसका ऑर्डर रहेगा हमारे पास। सबसे ज़्यादा ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फिर कम, ये आ जाएगा हमारे पास इसका ऑर्डर। अब एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट है हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट है 1% NaCl, 1% ग्लूकोज और 1% Na2SO4। क्वेश्चन फिर वही है कि इनको ऑस्मोटिक प्रेशर के क्रम में इनको अरेंज करो, बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में, जो भी अरेंज करना चाहे, जैसे भी अरेंज करना चाहें। चलिए पहले आई लिख लेते हैं। आई कितना है इसके लिए, 2 ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, आई की वैल्यू 1, Na2SO4 2 आयन और 1 आयन, आई की वैल्यू 3। अब इनके लिए देखो एक प्रॉब्लम है कि इनके मोलर मास इक्वल नहीं है। अब परसेंटेज में ऐसे नहीं कि हमेशा आई पर ही डिपेंड करेगा, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर पाई का एक और फॉर्मूला भी तो लिख सकते हैं हम। देखो PV = nRT, तो सबने सुना ही हुआ है, या n, यहाँ पर R की जगह S ले लेता हूँ मैं, चलो, और पाई की जगह, P की जगह पाई ले लेता हूँ। ऑस्मोटिक प्रेशर, ये हमने फॉर्मूला ये पढ़ा हुआ भाई। PV = nRT, ये सबने सुना हुआ, गैस इक्वेशन है। उस गैस इक्वेशन से P की जगह मैंने क्या कर दिया, पाई, V की जगह V, N की जगह N, R की जगह S, T की जगह T। N है नंबर ऑफ मोल्स
और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू एस इंटू टी, और आई यहां मैं और लगा देता हूं क्योंकि ये सब आई पर डिपेंड कर रहे हैं। जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए अपने आप 1 आ जाएगा आई की वैल्यू। अब इसमें आइए, पहला वाला सॉल्यूशन ये है हमारा फॉर 1% NaCl। 1% NaCl में क्या है, इसके जो वेट है, इसका जो मास है, गिवन मास कितना है? 1 ग्राम है। क्यों 1 ग्राम? ये दिया हुआ 1%। इसका मतलब क्या है? 1 ग्राम NaCl प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन पर। तो इसलिए वॉल्यूम कितना आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा 100 ml। 100 ml में 1 ग्राम, 1% का मतलब यही तो है कि 100 ml में 1 ग्राम NaCl है। तो हमें ml में तो चाहिए नहीं, लीटर में चाहिए, तो 0.1 लीटर आ जाएगा। 1000 से आप इसको डिवाइड कर देंगे लीटर में चेंज करने के लिए, तो 0.1 लीटर आ गया हमारे पास। ये आ गया 0.1 लीटर। अब क्या चाहिए हमें? आप देखते हैं हम इसमें क्या चाहिए हमारे पास। पाई हमने निकालना ही है, तो चलिए इसको मैंने कर दिया पाई और इसको कर दिया 1 इंटू वी कितना है? 0.1 इज इक्वल टू आई देखो इसके लिए कितना है? 2। डब्लू माने गिवन मास 1 ग्राम अपॉन मोलर मास किसका? NaCl का पता है 58.5 58.5 इंटू ST को ST रहने देते थे तो कांस्टेंट है सबके लिए। तो अब क्या हुआ? ये नीचे आया तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो पाई 1 कितना बन गया हमारे पास? पाई 1 इज इक्वल टू 2ST अपॉन 5.85, और 2 से मैंने इसको काटा तो 2 2 जा और 2 9 जा और 2 5। तो इसके लिए हमारे पास पाई 1 की वैल्यू, इसके लिए जो पाई आया इसके लिए, इसके लिए सॉरी, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको तो हमने कर लिया था। इसके लिए जो पाई आया इसके लिए, तो इसके लिए जो पाई की वैल्यू आई, पाई 1 कर देता हूँ इसको मैं 2.9 ST अपॉन 2.925। अब इसके लिए निकालता हूँ ग्लूकोज के लिए। अब आते हैं हम 1% ग्लूकोज, 1% ग्लूकोज के लिए। W 1 ग्राम, ठीक है, ये भी यही है क्योंकि 1% है तो W 1 ग्राम होगा। 100 ml में प्रेजेंट है तो सब कुछ यही आएगा हमारे पास। इसके लिए भी 0.1 ही आएगा, ऐसे 100 से डिवाइड करके, 1000 से डिवाइड करके। अब यहाँ पर आइए इस फॉर्मूले में पाई की जगह पाई 2 कर लेता हूँ, वॉल्यूम की जगह ये रहा 0.1 है, और अब देखिए आई की जगह आई कितना है इसके लिए हमारे पास? आई इसमें 1 आएगा, तो यहाँ 1 ले लेता हूँ। फिर दोबारा देखते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। पाई की जगह पाई 2, वॉल्यूम की जगह 0.1, आई की जगह 1, W गिवन मास ये भी 1, मोलर मास 180 इंटू ST, ये यहाँ आएगा 18 हो जाएगा। तो पाई 2 क्या आएगा? पाई 2 आएगा ST अपॉन 18। तो इसके लिए भी लिख देता हूँ मैं पाई 2 इज इक्वल टू ST अपॉन 18। इसके लिए वैल्यू ये आ गई। अब चलते हैं हम तीसरे वाले के लिए। इसके लिए ये तो अभी भी यही रहेगा, 1% Na2SO4 के लिए चल रहे हैं हम, Na2SO4 के लिए चल रहे हैं। जरा NO2SO4 का मोलर मास देखिए, देखो SO4 का आप ध्यान रखेंगे 96 होता है, बार बार यूज़ करना पड़ेगा, बार बार नहीं निकालेंगे हम। 96 होता है इसके लिए, और इसका 46 हो गया, 23 होता है, 23 दूनी 46, 46, तो 46 और 96 2 और 10 14 142 आ जाएगा इसका मोलर मास। तो इसका मोलर मास आ रहा 142। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं क्या आएगा। तो पाई 3 कितना आएगा? पाई 3 वॉल्यूम कितना है? 0.1। गिवन मास आई की वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू 3। गिवन मास कितना है? तो भाई गिवन मास हमारे पास है इसका 1 ग्राम, मोलर मास 142 और ST। तो यहाँ जाएगा 14.2 हो जाएगा। तो पाई 3 कितना आएगा हमारे पास? ST अपॉन 3ST अपॉन 14.2। इसको लगभग ऐसा मान लेता हूँ 14.3 है, थोड़ा सा 3 से इसको डिवाइड करने के काम आएगा हमारे पास। 14.1 कर लेता हूँ, 1 से कटेगा, 1 ले लेता हूँ। तो 1 से हम इसको इससे काटने 4 की जगह 1 कर दिया मैंने, आसपास ही आ जाएगा उसकी वैल्यू। ये 2 की जगह 1 कर दिया, यहाँ मैंने वैल्यू आसपास ही आ जाएगी। 3 चौक 12 2 3 से देखिए 4.7। तो यह आया हमारे पास ST अपॉन 4.7। तो ये आया हमारे पास, यहाँ पर इसकी वैल्यू आई हमारे पास, पाई 3 की वैल्यू आई ST अपॉन 4.7। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है? तो किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है? इसका है, क्योंकि इसमें कम से डिवाइड कर रहे हैं। ST बाई इतना है लगभग 3, और इसमें 4 से 5 से डिवाइड कर रहे हैं, इसमें 18 से। तो ये इसका सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा। फिर ये आएगा, नहीं सॉरी, तो इसका क्या आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर का क्रम? पहले NaCl आएगा, तो सबसे ज़्यादा तो ये NaCl हो गया। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद ये आएगा NaCl इज ग्रेटर देन Na2SO4, और सबसे लास्ट में कौन आएगा? ग्लूकोज आएगा।
तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास। तो ये इसके क्वेश्चन थे हमारे पास। ऐसे ही हमारे पास एसोसिएशन के क्वेश्चंस भी होंगे, वो हो जाएंगे, कोई बात नहीं, इसी प्रकार से होने उन्होंने भी, कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। अब जो प्रॉब्लम हमारे पास स्टार्ट होगी, मैंने जैसे ही कहा था तुम्हें कि ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे एग्जाम्पल्स या ऐसे हमारे पास सॉल्यूट जो 100% एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं होते हैं, तो उनके लिए क्या करना पड़ता है, उनके लिए हमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना पड़ता है। तो चलिए पहले हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने कैसे कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कैलकुलेशन अबाउट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालेंगे, जरा इसके बारे में बात करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालेंगे, मेरे साथ साथ चलिए, आप आराम से आप इसको पढ़ेंगे, आराम से कर पाएंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप कैसे निकालेंगे, ढंग से देखिए। मान लिया हमारे पास NaCl ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, और NaCl हमने कहा था कि 100% टूट रहा, तो क्या बन रहा था, Na बन रहा था और Cl बन रहा था। अब ये मान के चले कि हम ये 100% नहीं टूट रहा है, कुछ परसेंटेज टूट रहा है, तो इसको अब की बार हम ऐसे नहीं करते, इसको इस टाइप से करते हैं। इसका मतलब ये भी है कुछ मात्रा में और ये भी है, क्योंकि ये पूरी तरह से नहीं घुला, कुछ कुछ मात्रा में घुला। अच्छा, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बेटा, यहाँ पर सबसे पहले 1 है, एक नंबर ऑफ मोल है, ये इसको हमने देख रखा। और बिफोर कितने हैं, 0 0 है, अभी टूटा नहीं। अब टूटने के बाद इसको हम 1 नहीं लेंगे, क्योंकि ये 1 का 1 पूरा का पूरा नहीं टूटा। कितना टूटा मुझे क्या पता, मैं मान लेता हूँ इसका x और इसका, चलो हम अल्फा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि हम ये डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से ही निकालते हैं ज़्यादातर, तो उसको अल्फा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अल्फा कि मान लिया इसके एक में से इसका अल्फा और इसका अल्फा टूट गया, तो ये कितना बचा, 1 - 2 अल्फा बचा। ऐसे गलती नहीं करेंगे, इसका 1 - अल्फा बचेगा। ऐसे क्यों, अगर जो 2 अल्फा गए तो ये फिर 2 अल्फा क्यों नहीं लिखे भाई। यहाँ ध्यान दो, यदि इसका 1 मोल टूटेगा तो इसका 1 मोल और इसका 1 मोल बनेगा। ध्यान दो, इसका 1 मोल टूटेगा तो इसका 1 मोल और इसका 1 मोल टूटेगा बनेगा। और अगर इसका अल्फा मोल टूटेगा तो इसका अल्फा मोल और इसका अल्फा मोल बनेगा। यदि इसका पूरा का पूरा 1 मोल टूट जाए, पूरा 100%, तो ये कितना बनेगा, ये 1 बनेगा, 1 बनेगा। और यदि अल्फा टूट जाए तो ये कितना बनेगा, ये अल्फा बनेगा, ये अल्फा बनेगा। अब बात समझ में आ रही। तो अब आई कैसे निकालते थे, आई के लिए हमने क्या बोला था, अब आई निकालने के लिए ये क्या बोला था, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। आफ्टर वाली लाइन ये है, इनको जोड़ दो, 1 - अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, 1 - अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन बिफोर वाली लाइन जोड़ दो, तो ये तो 0 है, छोड़ो 1 आ गया। अल्फा से अल्फा कटा तो आई की वैल्यू क्या आ गई, तो आई की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 प्लस अल्फा अपॉन 1, तो ये आ गई 1 प्लस अल्फा। अब समझ रहे कैसे करना है हमने, अगर 100% नहीं टूटा होगा तो इस टाइप से हमने इसको सॉल्व करना है, इस टाइप से हमने ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। एक एग्जांपल मैं जरा इसमें लेता हूँ, एक एग्जांपल आप मेरे साथ साथ इसमें करते चलिए। एग्जांपल को हम करते हैं, तो मैं एग्जांपल यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, आप ध्यान देंगे और कैसे सॉल्व करेंगे अपने आप देखेंगे इसको। क्वेश्चन है हमारा, अ डेसीनॉर्मल, ए डेसीमोलर solution of NaCl exerts an osmotic pressure of 4.8 atm at 27 degrees Celsius. Calculate degree of association, sorry, degree of dissociation. Calculate degree of dissociation, मतलब कहने का मतलब मेरा अल्फा निकालो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, अल्फा निकालो, कितना परसेंट टूट गया होगा। एग्जाम्पल यही है, NaCl है अभी भी। तो दोबारा से देखिए, ए डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ NaCl exert an osmotic pressure of 4.8 atm। जो चीज़ें दे रखी हैं उनको हम नोट कर लेते हैं। तो डेसी नॉर्मल का मतलब क्या हो जाएगा कि जो मोलैरिटी है वो 1/10 है। ओके, ठीक है, मोलैरिटी कितनी है, 1/10 है।
या हम लिख सकते हैं इसको 0.1 है, इतनी मोलरिटी है। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितना आएंगे, n नंबर ऑफ मोल्स। चलो इसी को ले लेते हैं हम, इससे कंफ्यूज होंगे आप। नंबर ऑफ मोल्स कितना है इसके, तो नंबर ऑफ मोल्स में 1 ले लेता हूं, इसमें 1 ऊपर, और नीचे क्या होता है ये वॉल्यूम इन लीटर, तो वॉल्यूम इन लीटर कितना लीटर, 10 लीटर वॉल्यूम आ गया इसका। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ये मिल गया हमको, ये वॉल्यूम मिल गया हमको। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है 4.8 atm। एस की वैल्यू पता है, सब कुछ पता है हमको। हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है डिग्री ऑफ, हमने निकालना है क्या इसमें, हमने निकालना है इसमें क्या है क्वेश्चन, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये तो चलिए ऐसे ही करेंगे। ये NaCl था, ये तो NaCl का एग्जाम्पल। और डेसी नॉर्मल को मैंने ऐसे करके बना दिया, इससे ये चीज़ें हमको मिल गई। सॉल्यूशन ऑफ NaCl, तो NaCl लिया, NaCl ये टूट गया, पूरी तरह से नहीं टूटा क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो सकता है पूरी तरह से भी टूट गया हो। यदि पूरी तरह से टूट गया हो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो अपने आप अल्फा की वैल्यू जो होगी 100% आ जाएगी। वो हम कैलकुलेट करके देखते हैं पूरा का पूरा टूट रहा है या नहीं टूट रहा। तो हमने मान के चला कि पूरा नहीं टूट रहा है, जितना भी टूटेगा अल्फा अपने आप 100% आ जाएगा, अगर जो टूट रहा होगा पूरा तो। ठीक है, तो 1 0 0 इसका 1 मोल गया, इसका अल्फा गया, तो इसके अल्फा और अल्फा बने, तो आई की वैल्यूज ये आ गए हमारे पास। अब पाई निकालना हमने, तो पाई कैसे निकलेगा, पाई इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, पाई मैंने क्या बताया था तुम्हें कि पी वी इज इक्वल टू, आप ये लगाइए NST NRT, पी की जगह क्या रख दो आप यहाँ पर पाई रख दो, पाई NST, ये सब कुछ वैल्यूज अब हमारे पास गिवन है, तो वैल्यूज में रखते जाता हूँ अब इनके पास। यहाँ आई भी लगाएंगे हम। पाई की वैल्यू बोलो कहाँ है, पाई की वैल्यू बोलो कहाँ है 4.8। वॉल्यूम कितना है, देखिए 10 लीटर है। आई कितना है NaCl के लिए, अभी निकाला हमने आई 1 प्लस अल्फा है। N कितना है, नंबर ऑफ मोल्स, तो 1 है। S कितना है, S 0.0821 लीटर वायुमंडल, ये इतना लिख दिया हमने फिलहाल। T कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, तो T भी लिख लेता हूँ यहाँ 27 प्लस 273, तो कितना हो जाएगा 300 केल्विन हो जाएगा ये हमारे पास। तो यहाँ T की वैल्यू भी रख देता हूँ मैं 300 केल्विन रख देता हूँ। तो ये दोनों के दोनों ये और ये यहाँ नीचे आएंगे, तो 1 प्लस अल्फा कितना हो जाएगा, तो क्या वैल्यू आएगी इसकी 4.8 इंटू 10 अपॉन ये सब नीचे आ गया 0.08212 इंटू 300 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। क्या हुआ यहाँ पर, कैसे सॉल्व कर पाएंगे इसको हम, तो इसकी वैल्यू सॉल्व करके, मैंने यहाँ इसको सॉल्व कर रखा है, तो इसकी वैल्यू सॉल्व करके आप सॉल्व कर लें इसको, जो भी आपकी वैल्यूज आएगी। तो मेरे पास आई 1.95 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। तो अल्फा कितना आया, ये 1 इधर आ जाएगा, 1.95 माइनस 1, तो कितना आया 0.95, ये अल्फा की वैल्यू। और परसेंटेज में कितना आएगा 95%। अब आप कुछ बात समझे, इसका मतलब क्या है, NaCl यहाँ पर 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा है, 95% डिसोसिएट हो रहा है। एक और क्वेश्चन ऐसी मैं एसोसिएशन के लिए लिखवा रहा हूँ, आप इसको अपने आप सॉल्व करेंगे, अपने आप ही सॉल्व करके इसको कोशिश करेंगे क्या होगा इसके लिए। अच्छा जरा मैं एसोसिएशन के लिए आई की वैल्यू निकालने देखते हैं हम जरा, एसोसिएशन के लिए कैसे आप आई की वैल्यू निकालेंगे, जरा मैं इसको भी देख लेता हूँ, और तब मैं इसके लिए न्यूमेरिकल दे देता हूँ। न्यूमेरिकल आप स्वयं अपने आप करेंगे, इतना आप काम खुद करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि डिग्री ऑफ, अब हम निकालना चाहते हैं हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालना चाहते हैं। तो एसोसिएशन के लिए मैंने बोला था कि आप एक काम करना कि इसको ले लेना CH3COOH को, और यहाँ इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेना, और 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर ये मान के चलना कि 100% नहीं टूट रहा है, तो 100% ये नहीं जुड़ रहा है, 100% एसोसिएट नहीं हो रहा है। तो फिलहाल रिएक्शन कैसे लिखते थे हम इसकी, CH3COOH और यहाँ पर 2 लगाते थे ये, और ये 100% नहीं है, तो हमने ये किया, हमने कहा कि ये भी कुछ मात्रा में, ये भी कुछ मात्रा में 100% नहीं एसोसिएट हुआ। तो यहाँ पर क्या लिया हमने, इसके नंबर ऑफ मोल्स बिफोर कितने थे 2, इसके थे 0। अब नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर 2 में से 2 जाते तो इसके 1 बनते, ध्यान करके अगर इसके 2 के 2 एसोसिएट हो जाते तो इसके कितने मोल बनते, 1 बनते। ठीक, अगर इसमें से अल्फा जाएंगे,
तो इसके अल्फा बाई 2 बनेंगे। ये कि बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर 2 जाते तो 1 बनता, मतलब आधा हो जाता। अगर अल्फा जाएगा तो कितना बनेगा? अल्फा बाई 2 बनेगा। अगर 2 के 2 इसके एसोसिएट हो जाते तो इसका नंबर ऑफ मोल्स 1 आता। और अगर इसके अल्फा एसोसिएट हो रहे हैं, हमें पता नहीं पूरा कितना एसोसिएट हो रहा है, हमने माना अल्फा एसोसिएट हो रहा है, तो इसके जैसे 2 का आधा 1 हो गया कि 1 बन रहे, तो ऐसे अल्फा से कितना बनेगा? अल्फा बाई 2। या मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ डबल कर देता हूँ 2 अल्फा और इसको भी अल्फा कर देता हूँ, सीधा ये अल्फा कर देता हूँ। तो 2 अल्फा गए तो अल्फा बनेंगे, फिर दोबारा 2 गए तो 1 बनेंगे, 2 अल्फा गए तो अल्फा बनेंगे। अब आई कैसे निकालना है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो जोड़ दो इनको, 2 माइनस 2 अल्फा प्लस अल्फा अपॉन बिफोर कितना है 2, तो कितना आएगा यहाँ पर? 1 अल्फा कम हो जाएगा तो कितना होएगा? 2 माइनस अल्फा बाई 2। 2 से अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा बाई 2। ये इसके लिए आई की वैल्यू आएगी हमारे पास, आई की वैल्यू ये आ जाएगी इसके लिए। तो इसको ध्यान में रख करके मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आप स्वयं सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पर इसको स्टार्ट कर देता हूँ, क्वेश्चन को केवल स्टार्टिंग मैं करूँगा एंड आप अपने आप कर देंगे। यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इससे इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी और इसकी और प्रैक्टिस बनाइए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अलग अलग बुक्स से इनको उठाइए और करिए। देखो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है हमारा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन containing 0.4 gram of benzoic acid in 40 gram of benzene. The depression of freezing point in freezing point is 0.50 degree Celsius. Calculate the degree of association. सीधा मैं अल्फा लिख रहा हूँ, कैलकुलेट अल्फा। इसी के लिए ये बेंजोइक एसिड है तो यहाँ C6H5 लगा दो बस, और कुछ नहीं करना है। यहाँ C6H5 लगा दो, उसके लिए सब कुछ होगा यही। अब ये अल्फा निकालना है तो हमारे को, और एक चीज़ और दे रखी इसमें, KF की वैल्यू ये दे रखी 5.2 kg पर मोल। KF की वैल्यू ये दे रखी है हमारे पास। अब डेल्टा आंसर देखिए, डिप्रेशनिंग फ्रीजिंग पॉइंट के लिए क्या फॉर्मूला मैंने बताया था तुम्हें? मैंने क्या बताया था बताओ? मैंने बोला था यहाँ लिखिए आप KF और यहाँ लिखिए आप M मोलैलिटी, और इसके साथ साथ यहाँ पर आप I भी लगा दें। तो I तो आप ये रख लेंगे इसमें, KF भी आपके पास है, डेल्टा TF भी आपके पास है। डेल्टा TF कहाँ है आपके पास? ये 0.50। अच्छा, I आपके पास है 1 माइनस अल्फा बाई 2। KF आपके पास ये रहा। अब M कहाँ आएगा? M कहाँ से आएगा? M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg है 40 ग्राम दे रखा है यहाँ पर। तो 40 ग्राम को आप kg में चेंज कर लेंगे तो 40/1000 लिख लेता हूँ यहाँ। नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है इसका? 0.4, तो 0.4 बेंजोइक एसिड। अच्छा एक काम करते हैं, मैं इसको एसिटिक एसिड ही कर देता हूँ। एसिटिक एसिड इसलिए क्योंकि थोड़ा सा मॉलिक्यूलर मास निकालने में, कैलकुलेशन में ठीक हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन यही है, मैं एसिटिक एसिड ही लेके चल रहा हूँ। CH3COOH, CH3COOH कैलकुलेशन में ठीक रहेगा, इसलिए मैं एसिटिक एसिड ले रहा हूँ। नंबर ऑफ मोल गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है? गिवन मास कितना है? गिवन मास कितना है? 0.4। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना है यहाँ पर? मोलर मास इसका एसिटिक एसिड का तो 60 होता है, हमको पता है। 1000 ऊपर चला गया अपॉन ये 40 बचा यहाँ पर। अब इसको आप सॉल्व करिए अपने आप और अल्फा की वैल्यू निकालिए इसमें रख करके। डेल्टा TF भी रखो, I भी रखो, KF भी रखो, M भी रखो, सब कुछ निकलो, अल्फा का वैल्यू निकालो और तब देखोगे कितने % ये एसोसिएट होता है। तो ये हमारे पास इसके क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।